रूल नंबर 9 जो है वो है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस में क्या आता है, तो जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं एज ऑक्यूपायर, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हिसाब से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में हमने कहा है, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो विद इन 6 months आफ्टर दैट डे ऑक्यूपायर कमेंस एंड एनी सच न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ऑक्यूपायर को बताना है कि हमको ये एक्टिविटी करना है, इसमें ये चेंजेस करने हैं, उस हिसाब से आपको शेड्यूल 7 विद इन 3 months में आपको जो भी एक्टिविटीज में चेंज करना है, एक्सपेंशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो आपको बताना पड़ेगी। रूल नंबर 10 है सेफ्टी रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे सेफ्टी रिपोर्ट्स एंड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट दोनों भी है, यानी कि ऑडिट होने के बाद भी जो रिपोर्ट आपको डिटेल में बताना है उसके बारे में भी यहाँ पे रूल नंबर 10 में बात की गई। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपायर है उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सेफ्टी रिलेटेड रिपोर्ट्स बनाना है, या फिर सेफ्टी ऑडिट होने के बाद भी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए भी यहाँ पे ऑक्यूपायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो ये सेफ्टी रिपोर्ट्स जो है उसके लिए आपको रेफर करना है शेड्यूल 8। तो शेड्यूल 8 में जो सेफ्टी रिपोर्ट है वो सेफ्टी रिपोर्ट यहाँ पे उसका फॉर्मेट जो है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसकी जो कॉपी है वो कॉपी आपको कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करना है एटलीस्ट 90 days बिफोर द कमेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज। तो जो भी एक्टिविटीज आपको स्टार्ट करना है, कमेंस करना है, उसके पहले 90 days पहले यानी कि 3 months बिफोर आपको शेड्यूल 8 के हिसाब से पूरा सेफ्टी रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। और उसके बाद में फिर अथॉरिटी यहाँ पे चेक करेगी कि ये जो सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट किया है उस हिसाब से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ठीक ठाक से है या नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, और उसके बाद में विद इन 6 months आफ्टर कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ दिस रूल्स ये आपको फाइनलाइज करना है। तो ऑक्यूपायर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी कुछ टाइम लिमिट्स है, उनको भी स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दिए गए हैं, और उसके बेसिस पे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स दिया गया है, और उसके बेसिस पे वो फाइनलाइजेशन कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आप रीस्टार्ट कर सकते हैं या न्यू एक्टिविटी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी रिपोर्ट्स में जो हमने बात कही है कि हजार्डस केमिकल्स का एक स्पेसिफिक रूल जो MSIS के रिलेटेड हमने बताया था, तो वही आपके डिटेल जो इंफॉर्मेशन है विद इन 1 year इसका सेफ्टी ऑडिट भी होना चाहिए। तो अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट की है तो विद इन 1 year यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट होगा, और सेफ्टी ऑडिट में भी जो भी फाइंडिंग्स होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, उसका भी एक रिपोर्ट बनाना है, उसको हम सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट कहेंगे, और ये सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट आपको कंसर्न अथॉरिटीज को सबमिट करना है, और उसके बेसिस पे फिर आपको जो भी करेक्टिव एक्शंस या प्रिवेंटिव एक्शंस या भी जो भी लीगल कंप्लायंसेस के रिलेटेड इश्यूज होंगे वो आपको फाइनलाइज करके देना है। अभी इसकी एक जो कॉपी है वो सेफ्टी रिपोर्ट हो या सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट हो, वो कॉपी जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज को देना पड़ेगी विद इन 30 days। तो अगर किसी ने कहा कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को भी देना है, या फिर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को भी देना है, या फिर फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स को भी देना है, तो ये सब कॉपीज आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगी। ये सबमिट क्यों कर रहा है, इसका मेन इंटेंशन ये है कि आपके कंपनी में, आपके जो यूनिट में हजार्डस केमिकल्स क्या क्या यूज होते हैं, किस क्वांटिटीज में यूज होते हैं, कौन सी प्रोसेसेस यूज होती है, और इसकी वजह से इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है, फायर कैच होती है, एक्सप्लोजन होता है, गैस लीक होता है, तो उसकी वजह से कम्युनिटी पे, सोसाइटी पे या नियर बाय इंडस्ट्रीज में क्या इम्पैक्ट होगा, और उसके कंट्रोल के लिए ये अथॉरिटीज को भी क्या प्रोविजन करनी चाहिए। तो इसके लिए ये आपको डिटेल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। इनकेस अगर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ आपको करेक्शंस करने हैं, तो वो अपडेटेड करेक्शंस सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट भी आप नेक्स्ट विद इन 30 days में आपको कंसर्न अथॉरिटीज को सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर विद इन 45 days में जो इम्प्रूवमेंट है, जो कंसर्न अथॉरिटीज है, वो कंसर्न अथॉरिटीज आपको उसका आंसर देंगे कि ये रिपोर्ट आपने जो सबमिट किया है उसमें ये लूप होल्स है या करेक्टिव एक्शंस ये रिक्वायर्ड है, और उसके बेसिस पे आपको फिर परमिशन मिलता है।
रूल नंबर 11 है अपडेटिंग ऑफ रिपोर्ट्स अंडर रूल 10। तो जो रूल नंबर 10 हमने देखा था, तो जहाँ पे रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में सबमिट करना है, उसमें अगर कुछ अपडेट करना है तो रूल नंबर 11 के हिसाब से आप उसमें अपडेशन कर सकते हैं। तो अगर जो भी मॉडिफिकेशन है आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, प्रोसेस में, या इक्विपमेंट्स में, या स्टोरेजेस में, या पाइपलाइंस में, तो वो मॉडिफिकेशन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका अपडेट देना है, और अपडेट करने के बाद ये रिपोर्ट आपको कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करना है। जैसे ही कंसर्न अथॉरिटी ने उस पर अगर एनालिसिस कर लिया, तो एनालिसिस करने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि जो भी आपने मॉडिफिकेशंस किया है और उसके रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए है, उसके बेसिस पे आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको वो परमिशन देंगे। अगर इनकेस रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन के लिए रीजंस भी उनको देना चाहिए, तो वो रीजंस आपको पता चलेंगे और उसके बेसिस पे आप एक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 12 जो है वो है रिक्वायरमेंट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन टू बी सेंड टू द ऑथोरिटी। तो जो भी आपने रूल नंबर 10 में पढ़ा था, जो सेफ्टी रिपोर्ट्स के बारे में या फिर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है, तो वो रिलेटेड एक्टिविटीज, उसके अलावा अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो रूल नंबर 12 के हिसाब से आप वो इंफॉर्मेशन भी, जिसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज को। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो विद इन सम डेज आपको देना चाहिए। और नॉर्मली सभी चीजें जो है, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको एक्टिविटी इनिशिएट करने के लिए भी आपको 3 मंथ्स का क्राइटेरिया दिया है, सेम कंडीशन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए भी। रूल नंबर 13 है प्रिपरेशन ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बाय द ऑक्यूपायर। तो यहाँ पे अगर इनकेस कोई इमरजेंसी आती है तो जो हजार्डस केमिकल्स की प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स के, उस हिसाब से यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन में एग्जैक्टली आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। तो अगर इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन आती है साइट पे, यानी कि आपके यूनिट पे या फिर फैक्ट्री या कंपनी में, तो वहां पे आपका प्लान क्या होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। तो ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लान जो है वो आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने इनिशियली इंफॉर्मेशन दी रहती है, उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलता है, आपको परमिशन मिलती है, और उसके बाद में अगर आपने मॉडिफिकेशन किए होंगे तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से भी आपको प्लान में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है कि हजार्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको, उसमें फिर रिस्क आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और उसके बेसिस पे आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो भी प्रिकॉशंस है वो मेजर एक्सीडेंट अवॉइड करने के हिसाब से ही होंगे। तो आपके यूनिट में जो मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो फाइंड आउट करके उसको ही फोकस करना चाहिए। तो ये मेजर एक्सीडेंट एक्टिविटीज जो है वो आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन इनकेस फिर भी अगर एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उस हिसाब से आपको क्या क्या स्टेप्स, जो एडिक्वेट स्टेप है, एक्सपेक्टेड स्टेप्स है, वो क्या लेने चाहिए, आपको गाइड करने वाला कौन होगा, आपको डायरेक्शन देने वाला कौन होगा, ये सभी बातें यहाँ पे इंश्योर होगी वो प्लानिंग में। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आपको जो भी मॉडिफिकेशंस आपने किए हैं, एक्टिविटीज है, उसके बारे में सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोविजंस है, वो एडिक्वेट प्रोविजंस आपने करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसमें जो ऑक्यूपायर है, वो ऑक्यूपायर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आपको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। तो ये जो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी वर्कर्स आपके इंडस्ट्री में अवेलेबल है, ये सभी वर्कर्स को ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटीज आप अगर बताएंगे तो उसके रिलेटेड हजार्ड्स और रिस्क भी आपको पता चलेंगे, उसका इम्पैक्ट भी आपको पता चलेगा, चाहे वो हेल्थ ओरिएंटेड इम्पैक्ट हो, एनवायरमेंट ओरिएंटेड इम्पैक्ट हो, या प्रॉपर्टी डैमेज ओरिएंटेड इम्पैक्ट हो। तो ये सभी का अवेयरनेस सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए ऑक्यूपायर ने ये सभी लोगों को बताना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस क्या है, हजार्डस केमिकल्स हम क्या यूज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर इनकेस ऐसे प्रॉब्लम होते हैं
तो फिर आपको गाइडलाइन देना है। तो उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है मॉक ड्रिल लेना। तो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे ही आती है, अगर इनकेस इमरजेंसी सिचुएशन में आपको क्या प्लान करना है, एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होती है, तो ये सब बातें करने के लिए आपको मॉक ड्रिल लेना चाहिए। जैसे इनकेस अगर हजार्डस केमिकल की वजह से यहाँ पे फायर कैच होता है, तो अगर फायर इंसिडेंट है तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम्स आपके पास है या नहीं, या फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स है या नहीं, जो भी है वो एडिक्वेट है या नहीं, और ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स या फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम्स जो है इनको हैंडल करने वाले पर्सन्स कौन है, उनको ट्रेनिंग दी गई या नहीं है, वो एडिक्वेट ट्रेनिंग दी है या नहीं, ये सभी बातें आपको ये मॉक ड्रिल में पता चलेगी। क्योंकि मॉक ड्रिल में आपको ऑलरेडी प्लान किया रहता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उनको बताई गई रहती है, और ये मॉक ड्रिल में ये एक्चुअल जो प्रोसीजर है, जो प्लानिंग है, वो एक्टिवेट होती है। और ये एक्टिवेट होने के बाद शायद कुछ चीजें ऐसी होती है, शायद आपको वो प्लानिंग करते टाइम या थ्योरेटिकल जब आप ऑन पेपर काम करते हैं उस टाइम आपको या ध्यान में नहीं आता होगा, लेकिन आप जब मॉक ड्रिल करते हैं उस टाइम आपको याद। जैसे अगर किसी ने बताया कि मुझे हेड सिस्टम बताना है या फिर होज ड्रिल या पाइप पकड़ना है, और मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग को अगर कुछ दिन हो गए या फिर कुछ महीने या साल भी हो गए, उसके बाद में आपने प्रैक्टिस नहीं की या मॉक ड्रिल में कुछ बाय मिस्टेक या फिर कुछ वजह से आप मॉक ड्रिल नहीं कर पाए, तो वो लोगों को भी बाद में पता चलता है कि एक्चुअल में अभी प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आपके फायर टेंडर्स में, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स में मॉडिफिकेशन क्या हो गए हैं, और उस हिसाब से आपको एक्टिविटीज में भी क्या चेंज करना चाहिए। तो शायद ये थ्योरेटिकली जब आप प्लान करते हैं उस टाइम आपको ध्यान में नहीं आता होगा, लेकिन बाद में ये आ सकता है। तो ये स्पेशली मॉक ड्रिल उसी हिसाब से करना होगा। अगर इनकेस कुछ स्टेप्स भूल जाते हैं कोई, या कोई रॉन्ग सीक्वेंस ऑब्जर्व हो जाता है, तो ये भी आपको करेक्ट करना है। तो ये हर 6 महीने में ये आपको मॉक ड्रिल करना चाहिए। तो कुछ मॉक ड्रिल्स ऐसी होती है एक्सप्लोजन ओरिएंटेड होगी, कुछ मॉक ड्रिल्स जो होती है वो गैस लीकेज के हिसाब से हो सकती है। तो जो भी मेजर इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं या एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, वो मेजर एक्सीडेंट कैटेगरीज के आपको इंसिडेंट्स लेने हैं, और उस हिसाब से आपको मॉक ड्रिल एक्टिवेट करनी है। ये जो मॉक ड्रिल है, अभी ये मॉक ड्रिल होने के बाद उसका जो डिटेल रिपोर्ट है, ये डिटेल रिपोर्ट आपको बनाना है और ये डिटेल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। तो मॉक ड्रिल में एग्जैक्टली कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और ये आपने जो प्लानिंग किया है उस हिसाब से आपने क्या यूज किया है, एक्चुअली इसमें क्या क्या लूप होल्स आ चुके हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, ये सभी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी और ये रिपोर्ट में सबमिट करना है। इनकेस अगर कुछ लूप होल्स भी होते हैं तो उस हिसाब से आपने फिर करेक्टिव एक्शंस क्या लिया है, मॉडिफिकेशंस क्या है, वो भी आपको रिपोर्ट में सबमिट करना है। यानी कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है, वो प्लानिंग है, ये सभी आपकी रिपोर्ट में आने चाहिए। अभी जैसे हमने ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के बारे में कहा है, वैसे ही केस ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान के लिए भी होती है। जैसे हमको मालूम है कि जो भी हजार्डस केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, तो शायद लीकेज की वजह से, फायर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, या फिर आपने एक्सीड थ्रेशोल्ड क्वांटिटी यूज करने की वजह से, या फिर मॉडिफिकेशन करने की वजह से अगर कुछ मेजर एक्सीडेंट होता है, तो उसकी वजह से आपके जो नियर बाय इंडस्ट्रीज है, नियर बाय सोसाइटी है, उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये नियर बाय सोसाइटी या नियर बाय इंडस्ट्रीज में ये इम्पैक्ट कम से कम होना चाहिए, इसके लिए आपको ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान करना चाहिए। तो ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान क्या है, जो साइट है आपकी, वो साइट के अलावा जो रीजन है, वो एरिया है, वो एरिया में भी आपको कंट्रोल करना है ये एक्टिविटी। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन को आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं, जिसको हम कहेंगे शेड्यूल 12। तो शेड्यूल 12 में ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है, आपके यहाँ पे कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, आपका एग्जैक्ट साइट लोकेशन क्या है, आपके इमरजेंसी नंबर्स क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, हजार्डस केमिकल जो है वो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी के हिसाब से आप स्टोर कर रहे हैं या नहीं, आपकी जो प्रोसेस पैरामीटर्स है उसमें मेजर इश्यू कहाँ है, मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ पे है, ये सभी बातें यहाँ पे हो सकती है। इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, गैस लीक होता है,
तो वो गैस की प्रॉपर्टीज क्या है और प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका मेन फर्स्ट एड क्या है, या फिर वो जो गैस लीक हो चुका है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, या फिर हेल्थ इंपैक्ट मिनिमाइज कैसे करेंगे या डायल्यूट कैसे करेंगे, ये सभी बातें जो होगी वो ऑफसाइट में होगी, क्योंकि इस हिसाब से आपको नियर बाय इंडस्ट्रीज, नियर बाय सोसाइटी के जो लोग हैं उन लोगों को भी कुछ ट्रेनिंग देना पड़ेगी, कुछ एजुकेशन देना पड़ेगा, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी उनके लिए रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको ये नियर बाय इंडस्ट्रीज और सोसाइटी के लोगों को आपके यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपका एग्जैक्टली ऑफसेट प्लान क्या है उसके बारे में भी बताना पड़ेगा, और इन केस अगर इमरजेंसी आती है तो उस हिसाब से सोसाइटी यानी कि सिटीजन्स जो है वो सिटीजन्स को एग्जैक्टली क्या एक्शन लेनी चाहिए या इंडस्ट्रीज को क्या एक्शन लेनी चाहिए उसके बारे में भी आपको अवेयर करना पड़ेगा। तो ये सभी बातें रूल नंबर 13 में जो ऑन साइट के हिसाब से वैसे ही आपको ऑफ साइट में भी आपको फॉलो करनी है। तो ये था ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग का बेसिक प्लान। अभी इसमें ही अगर आप चेक करेंगे तो इसमें है जो अगर एक्टिविटी आपने कुछ चेंज की, मॉडिफाई की या एक्टिविटी में कुछ एडिशन किया तो उसको न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहा जाता है, जो हमने ऑलरेडी एक रूल में पढ़ा था। तो ये जो न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है इसके बारे में भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सोसाइटी को, नियर बाय इंडस्ट्रीज को। आज की डेट में हम नॉर्मली जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं इंडस्ट्रीज के, वो इंडस्ट्रियल वेबसाइट्स पे ये सभी बातें वहां पे पब्लिश की जाती है कि हमारे यहाँ पे ये इंडस्ट्री है, ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर ये वेस्ट जनरेट होती है और यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज है इस हिसाब से हम इसका जो डिस्पोजल है या ट्रीटमेंट टेक्निक है या जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी ऑपरेटिंग मेजर्स है वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। इन केस अगर इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये केसेस की है, और जिस हिसाब से आपको ये न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमने ऐड की है तो न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से न्यू हजार्ड्स क्या यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हजार्ड्स है वो तो हमने आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से न्यू हजार्ड्स भी एडिशन क्या हुए उस हिसाब से उसका रिस्क है, और रिस्क लेवल के हिसाब से आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स ये सभी बातें आपको फिर से ध्यान में देनी पड़ेगी और आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगी। तो ये ऑफसेट इमरजेंसी प्लान है, उसमें भी आपको न्यू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे थिंकिंग करनी पड़ेगी और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। अभी जो कंसर्न अथॉरिटी है वो कंसर्न अथॉरिटी को भी आपको इंश्योर करना है कि हमने ये जो मॉक ड्रिल लिए या फिर रिहर्सल लिए है उसके रिलेटेड यहाँ पे सोसाइटी के पर्सन, सिटीजन्स या नियर बाय इंडस्ट्रीज के जो पर्सन है वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो जैसे हमने ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में मॉक ड्रिल बताया था वैसे यहाँ पे ऑफसेट इमरजेंसी प्लान के लिए रिहर्सल होती है। तो ये एटलीस्ट कैलेंडर ईयर में से एटलीस्ट वंस में होते हैं। जैसे हमने मॉक ड्रिल को गाइडलाइन बताया कि आपको एक साल में कम से कम 2 बार मॉक ड्रिल लेना है, और यहाँ पे जो रिहर्सल है ऑफसेट इमरजेंसी प्लान के लिए तो यहाँ पे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, ये इसका मेजर गाइडलाइन है।